उसके साथ साथ पर्यटन का भी होता है यहाँ पर। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ मानव अधिवास बस्तियाँ भी दिख रही हैं आपको इस बफर जोन में। तो मैंने आपको बताया कि ये जो वो लोग हैं जो पहले से यहाँ रहते आए हैं, तो वो यहाँ उनको रहने की अनुमति होती है, ठीक है। उसके साथ साथ आप एक ई यहाँ पे देख रहे हैं संकेत, तो ई क्या है? एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो जितने भी वन के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उनके प्रशिक्षण का काम भी इस बफर जोन में होता है। उनको जो यहाँ रिसर्च हुआ, जो मॉनिटरिंग में जो बातें निकल के सामने आई, जो अध्ययन किया गया, उन सभी बातों से इस सेंटर के अंतर्गत उन लोगों को अवगत कराया जाता है। यानी वन का जो इंटरनल सारा होता है, जीवों का, वनस्पति का, वो सारी विशेषताएं इनको इस केंद्र पर जो पूर्णतः डिवोटेड होती हैं एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए, यानी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए, तो वह केंद्र भी बफर जोन में होता है, ताकि यहाँ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस एकदम आमने सामने उनको इस बात का अनुभव हो सके। उसके बाद का जो क्षेत्र होता है, तो आप देखते हैं कि कोर जोन भी सीमांकित है, बफर जोन भी चिन्हित होता है, ठीक है, कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो इलाका है वो बफर जोन है। उसके बाद का जो संक्रमण क्षेत्र है, ट्रांजिशन जोन है, इसका बहुत दफ़े आपको उल्लेख नहीं मिलता है कि कहाँ तक का, तो इसका बहुत स्पष्ट सीमांकन नहीं होता है। लेकिन इस ट्रांजिशन जोन में क्या क्या आता है? इस ट्रांजिशन जोन के अंदर मानव अधिवास बस्तियां होती हैं। उसके बाद यहाँ इन बस्ती में रहने वाले लोगों को जो उनकी अपनी प्रथाएं हैं, जिन प्रथाओं का वो पीढ़ियों से पालन करते होते हैं, उन प्रथाओं को पालन करने की अनुमति होती है, ठीक है। यहाँ इसलिए ताकि वो प्रशासन के साथ, जो वन क्षेत्र प्रशासन है, उनके साथ उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई विवाद ना हो। उनको ये ना लगे कि हाँ ये वन क्षेत्र यदि जैव मंडल नीचे बन गया है तो उससे उनके अधिकार छिन गए हैं, उनको ऐसा महसूस ना हो, इसलिए उनको कुछ सीमित अधिकार यहाँ पर रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फसल, यहाँ पर वो खेती कर सकते हैं, उनकी बस्तियाँ होती हैं। आप देख रहे हैं यहाँ ट्रांजिशन जोन में ये छोटी छोटी जो उनकी बस्तियाँ हैं, वो बस्तियाँ यहाँ पर रहती हैं, उनको विस्थापित नहीं किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर वो खेती भी कर सकते हैं। यहाँ के जो ट्रांजिशन की जो भूमि है वहाँ वह खेती कर सकते हैं। उसके बाद और भी जो उनकी आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं, जैसे जंगल से लकड़ी चुनने का, या उनको मछली पालने का, या और भी जिस तरह की वो पशु चराने का, वो सारी गतिविधियों की अनुमति उनको इस जो बाहरी क्षेत्र है जैव मंडल नीचे का संक्रमण क्षेत्र, उसमें उनको इसकी पूरी अनुमति होती है कि वो अपने मान्यताओं के अनुसार जंगल का उपयोग कर सके। वो अपनी आर्थिक गतिविधियां जो उनकी सीमित, चूँकि ये लोग कोई बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं लगाते हैं आदिवासी लोग, तो जो उनकी आर्थिक गतिविधियां अपनी हैं, उन आर्थिक गतिविधियों को वो कर सके, खेती का काम कर सके। तो ये संक्रमण क्षेत्र में जो आर्थिक लाभ वो चाहें, वो इस संक्रमण क्षेत्र से वो उठा सकते हैं। और बफर जोन में ये अनुमति उनको सीमित, बहुत सीमित होती है। तो मुझे लगता है कि आप ये समझ गए कि जैव मंडल नीचे का कॉन्सेप्ट क्या है, 3 इसके क्षेत्र क्या है, कोर क्षेत्र, बफर जोन, बफर क्षेत्र, और ट्रांजिशन जोन, जो कि बफर को चारों तरफ से घेरे हुए रहता है। तो हमने अपनी चर्चा 3 बिंदुओं पर पूरी की। इन सीटू कंजर्वेशन के 3 बिंदु, पहला हमने डिस्कशन किया नेशनल पार्क के ऊपर, राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर। दूसरा बिंदु पर हमने जिस पर डिस्कशन किया वो था वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और तीसरा जो अभी अभी हमने पूरा किया वह था जैव मंडल नीचे, बायोस्फीयर रिजर्व। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया, लेकिन शायद आपको ये कन्फ्यूजन कहीं ना हो जाए कि बायोस्फीयर रिजर्व भी वही बात कह रहा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी वही बात कह रहा है कि वन के जीवों का संरक्षण करना है, नेशनल पार्क भी। तो ये जैव मंडल नीचे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको होने लगा, तो बस मैं 1 मिनट के अंदर आपका ये कन्फ्यूजन भी स्पष्ट कर दूंगी कि बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क ये अलग भी है और अलग नहीं भी है। कैसे समझ लेते हैं।
तो आप ये समझें, ये एक मैंने स्केच बनाया है। ये जो पूरा हरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, यह है बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल नीचे। उसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि नेशनल पार्क भी हो सकते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्य जीव अभयारण्य भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये उससे व्यापक, यानी वन्य जीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान से भी कहीं व्यापक है जैव मंडल नीचे या बायोस्फीयर रिजर्व। यदि मैं आपको उदाहरण देके समझाऊं तो उदाहरण मैं लेती हूँ, यदि पन्ना राष्ट्रीय जैव मंडल नीचे का, जो कि 1911 में स्थापित हुआ, तो पन्ना राष्ट्रीय जैव मंडल नीचे के अंतर्गत है पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, उसके अंतर्गत है गंगऊ अभयारण्य, उसके अंतर्गत है केन घड़ियाल अभयारण्य, और उसका जो जैव मंडल का नीचे का जो ट्रांजिशन जोन है उसमें खजुराहो का विश्व प्रसिद्ध मंदिर भी स्थित है। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट है, बहुत ही व्यापक संकल्पना है जैव मंडल नीचे का। तो अब आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि जैव मंडल नीचे क्या है, राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क क्या है, वन्य जीव अभयारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, और तीनों किस प्रकार आपस में संबंधित भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बायोस्फीयर के साथ ऐसा हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। तो अब आप समझ गए कि वन्य जीव अभयारण्य, नेशनल पार्क और जैव मंडल नीचे किस प्रकार अलग हैं, किस प्रकार आपस में इनका संबंध है, जुड़े हुए हैं। तो ये तो ज़रूरी नहीं कि जितने भी संकटग्रस्त जीव हों सबके लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया जाए, या सबके लिए नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व में सबको जगह ही मिल ही जाए, वो वहाँ पे पाए ही जाते हों। तो इसलिए उनको संरक्षित किया जा सके, उनकी संख्या जो तेज़ी से घट रही है उसमें बढ़ोतरी हो सके, इसके लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स चलाए गए, उनके प्रजनन केंद्र, ताकि ऐसी सुविधाएं, ऐसा वातावरण उपस्थित किया गया जिससे कि वो प्रजनन के द्वारा अपनी संख्या को निरंतर बढ़ा सके। तो अब हम उस चौथे प्रयास के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि प्रजनन केंद्रों को स्थापित करके किस तरह से हम जीवों के संरक्षण में काम कर रहे हैं।